हेलो स्टूडेंट्स, आपकी अपनी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में और राजस्थान के भौतिक विभागों को बांटते हुए इसका सबसे पहला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अपन ने अध्ययन शुरू किया था और उसके भी दो उप विभाजन किए थे। पहला था शुष्क या महान मरुस्थल और दूसरा जो भाग था वो था अर्ध शुष्क मरुस्थल। पिछली क्लास में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था शुष्क और महान मरुस्थल के बारे में और आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। अर्ध शुष्क मरुस्थल, सबसे पहले इसको अर्ध शुष्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ महान और शुष्क मरुस्थल जिसमें वर्षा बहुत कम होती है और महान इसलिए कि वह पूर्ण रूप से मरुस्थलीय भाग है, इसीलिए उसको कहा जाता है शुष्क या महान मरुस्थल। जबकि इसमें वर्षा कम होती है लेकिन बहुत कम नहीं होती, इसीलिए इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी ये शुष्क तो है पर पूर्ण रूप से शुष्क नहीं है, इसीलिए इसका नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी अवस्थिति के बारे में, तो उम्मीद करती हूँ कि ये आंसर तो आप लोग भी दे देंगे कि इसकी अवस्थिति क्या है कि महान मरुस्थल के पूर्व की ओर। कहाँ है ये? महान या शुष्क मरुस्थल के पूर्व की ओर, या आप कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर। कौन सा भाग? अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो आप लिख सकते हैं महान मरुस्थल के पूर्व की ओर, पूर्व की ओर। नेक्स्ट आता है इसका विस्तार, कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो इसका विस्तार जो है, जहाँ मैंने आपको बताया कि मरुस्थलीय प्रदेश, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के जो 12 जिले मरुस्थलीय जिले घोषित किए हैं, उनमें से महान मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल में जो आ रहे थे, कौन कौन से जिले? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर का कुछ भाग। उनके अलावा जो 8 जिले हैं, या इन चारों में से भी 3 जिले, बीकानेर का कुछ भाग, जोधपुर का कुछ भाग और बाड़मेर का कुछ भाग, यानी ऐसे इस प्रकार अपन देखें तो 11 जिले इस क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि जैसलमेर तो पूर्ण रूप से किसमें आ गया? शुष्क या महान मरुस्थल में। इसके बाद आती है बात वर्षा की, कि इसमें वर्षा कितनी होती है। तो इसमें वर्षा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि 25 सेंटीमीटर, 0 से लेकर के 25 तो कहाँ थी? महान मरुस्थल में, और 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक वर्षा कहाँ होती है? अर्ध शुष्क मरुस्थल में। 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है कहाँ? अर्ध शुष्क मरुस्थल में। दूसरी बात मैं आपको यही स्पष्ट करना चाहूँगी कि अर्ध शुष्क मरुस्थल की आपसे पूछा जाए कि पूर्वी सीमा कौन सी वर्षा रेखा बनाती है, तो पूर्वी सीमा बनाती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। याद रखिएगा, सारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की भी पूर्वी सीमा बनाती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और अर्ध शुष्क की भी बात करें तो भी 50 सेंटीमीटर इसकी पूर्वी सीमा रेखा बनाती है। दूसरी बात, स्कूल लेक्चरर का जो कंपटीशन एग्जाम था, वैकेंसी 2015 के अंतर्गत ये सवाल आया था, 50 सेंटीमीटर की जगह 500 mm लिख दिया था। यानी ऑप्शन में 500 mm भी था और जहाँ 50 था वहाँ भी mm था। और क्वेश्चन पढ़ते ही ये गलती अपने से हो जाती है कि 50 देखते ही अपन उसको क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं, लेकिन अपन आगे की यूनिट ध्यान से नहीं देख पाते हैं। तो ये आगे की यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर होते हैं तो 50 में कितने हुए? 500 मिलीमीटर। यानी मिलीमीटर में बात करें तो 500 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में बात करें तो 50 सेंटीमीटर। और इसकी पश्चिमी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो वो आ जाती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इसके बाद आती है सीमा। सीमा का मैंने आपको जिक्र किया कि इसकी पूर्वी सीमा बनाती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और इसकी पूर्वी सीमा पे कौन सा भौतिक विभाग? अरावली पर्वतमाला। और इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यानी पूर्वी सीमा आ जाता है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और पश्चिमी सीमा पे आ जाता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा।
साथ के साथ आप नोट भी करते जाइए। ये हो गई इसकी सीमा के बारे में बात। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी अलग अलग उप विभागों में बांटा गया है, और वो उप विभाग जो आते हैं वो आता है नंबर 1 घग्गर बेसिन। कौन सा? घग्गर बेसिन। नंबर 2 आता है कांतली बेसिन। नंबर 3 आता है नागौरी उच्च भूमि, और नंबर 4 आता है लूणी बेसिन। कौन सा आता है? लूणी बेसिन। और इन चारे उप विभागों के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आता है घग्गर बेसिन। और घग्गर बेसिन जो आपको नक्शे में भी दिख रहा है कि सबसे उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी भाग, और इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि घग्गर बेसिन, बेसिन होता है कि नदियों के द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। और घग्गर बेसिन यानी घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया मैदान क्या है? घग्गर बेसिन। और घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले से, और ये विलुप्त हो जाती है गंगानगर जिले के मरुस्थलीय भाग में। तो घग्गर बेसिन जो है वो कौन कौन से जिले? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के द्वारा निर्मित जो बेसिन है उसे कहा जाता है घग्गर बेसिन। और घग्गर नदी के द्वारा यह बेसिन जो है ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र भी है। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें भी प्राप्त की जाती हैं। और पहले भी मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? तो वो आ जाता है गंगानगर जिला। दूसरा मैं यही स्पष्ट करूंगी कि घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। मृत नदी भी कहा जाता है, यानी आज के समय में ये क्या है? एक मौसमीय नदी बन गई है। कालांतर में हालांकि यह एक निरंतर बहने वाली नदी थी, लेकिन आज वर्तमान समय में ये क्या है? मृत नदी है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है उसमें लोगों के अपने खेत खलियान भी हैं, और पर्टिकुलर उसी क्षेत्र को जहाँ इसका बहाव क्षेत्र है उसको वहाँ के स्थानीय भाषा में कहा जाता है नाली। क्या कहा जाता है? नाली। स्थानीय भाषा में इसके बहाव क्षेत्र को नाली कहा जाता है। तो ये हो गया घग्गर बेसिन। नेक्स्ट आता है इसका उप विभाग नंबर 2 कांतली बेसिन। कौन सा बेसिन? कांतली बेसिन। जिस प्रकार घग्गर नदी के द्वारा निर्मित भाग है घग्गर बेसिन, उसी प्रकार कांतली नदी से बना हुआ यह भाग कांतली बेसिन। कांतली नदी जो कि अपने राजस्थान की एक क्या है? आंतरिक नदी है, यानी अपने राजस्थान में ही निकलती है और राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। तो कौन सी नदी है उनमें से उदाहरण? कांतली नदी का। और यह राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले में फैला यह क्षेत्र क्या है? कांतली बेसिन। इसको इसी क्षेत्र के नाम के आधार पर शेखावाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र? शेखावाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये कौन सा उप विभाग हो गया? कांतली बेसिन। देन आ जाता है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, इस क्षेत्र को उच्च भूमि नाम इसलिए दिया गया है कि यह समुद्र तल से कुछ ऊंचाई पे बना हुआ भाग है, इसलिए इसको कहा जाता है नागौरी उच्च भूमि। और यह है राजस्थान के जोधपुर, नागौर और बाड़मेर क्षेत्र में फैला है। जोधपुर, नागौर और बाड़मेर क्षेत्र में फैला है नागौरी उच्च भूमि। और इस क्षेत्र की जो विशेषता है, इस क्षेत्र की जो विशेषता है, इस यहाँ के पानी में फ्लोराइड ज़्यादा होने के कारण, क्या होने के कारण? फ्लोराइड ज़्यादा होने के कारण यहाँ के लोगों के कंटिन्यू उसी पानी का सेवन करने से कुब्बड़ निकल जाती है। और इसी विशेषता के आधार पर इस क्षेत्र को कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है। क्या जाता है? कुब्बड़ पट्टी। कौन से क्षेत्र को? नागौरी उच्च भूमि को, जो फैला है जोधपुर, नागौर और पाली, सॉरी बाड़मेर नहीं है, यहाँ पाली है। जोधपुर, नागौर और पाली, जिसमें फैली हुई है नागौर उच्च भूमि, जिसे कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है। और सबसे लास्ट भाग इसका आ जाता है लूणी बेसिन, जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि लूणी नदी के द्वारा निर्मित भाग। कौन सा? लूणी बेसिन। और लूणी नदी कहाँ से निकलती है? वैसे तो अपन अध्ययन करेंगे जब राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसका जिक्र आपके सामने आएगा, लेकिन अभी मैं अगर आपको स्पष्ट करती हूँ कि लूणी नदी जो है वो निकलती है अजमेर की नाग पहाड़ियों से।
अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती हुई और यह कच्छ की खाड़ी की ओर जाती है। तो इस नदी के द्वारा जो निर्मित जो बेसिन है इसे कहा जाता है लूनी बेसिन, और यह फैला हुआ है बाड़मेर, जालोर और पाली जिले में। बाड़मेर, जालोर और पाली जिले में लूनी बेसिन फैला हुआ है। और दूसरी विशेषता, इस क्षेत्र में पर्टिकुलर यहाँ की स्थानीय भाषा जिसे कहा जाता है गोडवाड़ी भाषा, क्या कहा जाता है, राजस्थान की यह स्थानीय भाषा गोडवाड़ी भाषा इस क्षेत्र में बोली जाती है। इसी आधार पर इस प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। दूसरी इस विशेषता के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में गोडवाड़ प्रदेश या गोडवाड़ी बेसिन भी कहा जाता है इसको। तो इस क्षेत्र में सांचौर, एक जगह का नाम है सांचौर, और वो अत्यधिक हरा भरा होने के कारण उसको राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब। आपके लिए एक ये जीके का क्वेश्चन भी है, किसे कहा जाता है, सांचौर को। और सांचौर इसी क्षेत्र में होने के कारण इसे सांचौर बेसिन भी कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने अध्ययन किया किसके बारे में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उप विभाग नंबर 2, कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसके विस्तार की अपन ने बात की, अवस्थिति की बात की, इसकी सीमाओं के बारे में बात की, और इसको पुनः 4 भागों में बांटा, घग्गर बेसिन, कांतली बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। और इसके साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक जो चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में नंबर 1 पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यही समाप्त होता है। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया इससे पहले के वीडियो में, और दूसरा पार्ट अपन ने इस क्लास में अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आज की इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।